नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। बसामन मामा गौवंश वन विहार बनेगा देश का मॉडल गौवंश विहार, कहा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने। स्कूलों में दिखी कोरोना की काली छाया, शासन के आदेश के बाद भी नहीं दिखे छात्र। कांग्रेस में घमासान, प्रदेश प्रभारी के सामने वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी। कांग्रेस कमर कसे नहीं तो खेमे में अपने आप धराशायी हो जाएंगे, कहा अजय सिंह राहुल ने। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र बसामन मामा गौवंश विहार पूर्वा में नवनिर्मित गौशाला सेट का लोकार्पण एवं यज्ञशाला, नवग्रह वाटिका, बायोगैस प्लांट तथा एसटीपी का भूमि पूजन रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल तथा सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की उपस्थिति में विगत दिवस संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि यह वन विहार प्रेरणा का केंद्र होगा, जिसके माध्यम से किसान व गौपालक खेती को उद्योग के साथ जोड़ने की सीख लेंगे। वहीं पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बसामन मामा गौवंश वन विहार देश का सर्वश्रेष्ठ गौवंश संरक्षण का केंद्र होगा, जहां गौवंश के संरक्षण के साथ ही गाय के गोबर एवं गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों के माध्यम से वन विहार को स्वावलंबी बनाने का कार्य होगा। वहीं यह वन विहार देश में मॉडल के तौर पर बनाया जाएगा। जबकि सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि यह गौवंश विहार सिर्फ गौपालक केंद्र न बनकर ऑर्गेनिक हब भी बनेगा, जहां पर वर्मी कंपोस्ट बनाई जाएगी, जो किसानों के लिए जैविक खेती में मददगार होगी। इस दौरान रीवा संभागायुक्त डॉक्टर राजेश कुमार जैन ने कहा कि गाय हमारी संस्कृति का आधार है, इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, मुख्य वन संरक्षक AK सिंह, गौशाला अध्यक्ष राजेश पांडे, वरिष्ठ समाजसेवी एवं लक्ष्मणबाग गौशाला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, SDM नीलमणि, उपसंचालक पशु विभाग डॉक्टर राजेश मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। इधर भैया जैसे आपको मुख्य वन संरक्षक महोदय को प्रदान करेंगे हमारे स्वयं संचालक कि वो इस कार्यक्रम में पधारे। माननीय मंत्री जी और सांसद जी, तो पता नहीं कहाँ मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि मैं और सब घोषणा करता था। मैं 2 घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में लेके रखा था कि मैं सिमरिया को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हब के रूप में तब्दील करने का काम करूंगा, ये मैं वादा करता था। और दूसरा मैं कहता था कि एक दुग्ध उत्पादक हब के रूप में भी अपने सिमरिया विधानसभा को विकसित करने का मैं प्रण लेता हूं, इसको करने का काम करूंगा। तब मुझे नहीं पता था कि हमारी गौशाला सच में ये स्वरूप ले लेगी, हम लोग कामयाब हो जाएंगे, जीत जाएंगे और ये स्वरूप आएगा। अदूरदर्शिता कहें या हमारा स्वार्थ कहें, उसकी वजह से हमने गौ माता को सड़कों पर छोड़ दिया। और कई जगह देखने में आता है कि गौ माता अगर आप देखें हाईवे पे तो 2 से 4 गौ माता रोज छोटे ट्रक की टक्कर से कहीं किसी कारण से होती है। उसकी वजह से सरकार ने सोचा कि गांव-गांव में गौशाला बनवाई जाए, जहां पर भी जो गौवंश है वो उन गौशालाओं में रह सके। और सरकार की योजना के तहत गांव-गांव में आज गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। और बसामन मामा गौशाला एक आदर्श गौशाला बनेगी निश्चित रूप से। इससे अच्छी गौशाला देश में कहीं नहीं होगी। पूरा विश्वास है, जैसा मैंने बता भी दिया कि वृद्धाश्रम और गौशाला ये न लीते बनते हैं न उगलते बनते हैं, परंतु आज समाज की आवश्यकता है, इसे पूरा सहयोग करना है। और यहीं से सीख करके हमें अपने डेयरी को, अपने आंगन को, अपने खेत को समृद्ध और खुशहाल बनाने का काम करना होगा। धन्यवाद। जय। प्रशासन ने जब अपने पूरे अमले को लेके और कूच कर दिया तो आज यहाँ पर 3 करोड़ की, लगभग 3 करोड़ की के जो शेड हैं वो कुछ बन के तैयार हो गए, कुछ बन के एक आध महीने में तैयार हो जाएंगे। और वास्तव में ये जिस योजना के साथ काम हो रहा है, इसका नाम सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होने वाला है, हिंदुस्तान में इसका नाम होने वाला है। जिस तरह से रीवा के 16 प्लांट का नाम पूरे देश और दुनिया में है, उस तरह से इसका नाम इसलिए होगा क्योंकि समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर रही है पूरे देश में। खेती और गौवंश की रक्षा और खेती की सुरक्षा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिर्फ सिंचाई की नहरें बनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कृषि सुधार के जो कानून प्रधानमंत्री जी ने ला के और
खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसान को समृद्धशाली बनाना ये जरूरी है, लेकिन उसके साथ नहर आ गई तो उत्पादन बढ़ेगा तो क्या किसान के लिए संभव है कि हर जगह पूरा फेंसिंग करके खेती करेगा? तो इसके लिए जो बेसहारा गौवंश है उनके लिए जब तक उनका जीवन है, ये हमारी संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए और धार्मिक उन्नयन के लिए हमारे मनीषियों की सोच आज साकार हो रही है। गाय हमारी माँ है और वैदिक परंपरा में हम गाय को अपनी माँ मानते हैं। उनका सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनकी व्यवस्था हमारा अपना कर्तव्य भी है, हमारा अपना धर्म भी है। उसी दिशा में यह एक बड़ा कदम है जो स्तुत्य है और इसकी जितनी सराहना की जाए वह सब कम है। इस सब कार्य के लिए हमारे पूर्व मंत्री और रीवा के विधायक राजेश शुक्ल जी, के त्रिपाठी जी और यहाँ के प्रशासन ने, विशेष रूप से हमारे कलेक्टर ने इस काम में जो रुचि ली है। प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव व ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी और ऐसे में सभी नेताओं ने दौरे भी शुरू कर दिए। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आए। शिव शक्ति बारात घर में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार पुनः सामने आई। शहर से बाहर हो रही इस बैठक में आज कांग्रेस के दो गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आपको बता दें कि रीवा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी सहित मोगन से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना उपस्थित थे और कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने जैसे ही प्रदेश प्रभारी पहुंचे, उसी दौरान दोनों ही नेताओं के समर्थक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक कार्यकर्ताओं को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी देर तक चली हंगामे के बीच दोनों ही नेताओं के समर्थकों ने नारेबाजी की और लगभग 1 घंटे तक चलाए हंगामे को शांत किया। इस मामले को लेकर जब मीडिया ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। किसान बिल पर पूछे गए सवाल पर मुकुल वासनिक ने इसे असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक बताया, जबकि अजय सिंह राहुल ने खेमे में गुटबाजी को लेकर कहा कि अगर कांग्रेस ने अभी भी कमर नहीं कसी तो खेमे अपने आप ही धराशायी हो जाएंगे। बोलो सर, ऑर्गेनाइजेशन में लगातार एक डिमांड उठ रही है। दो इलेक्शंस आपकी पार्टी हार चुकी है, इस जिले में 8 की 8 सीटें हार चुकी हैं। बार बार चेंजेस की बात होती है लेकिन सारी चीज़ें एक पॉइंट पे जाके रुक जाती हैं। कब ये चेंजेस होंगे? पार्टी के अंदर भी ये बात कई बार उठ चुकी है। देखिए, समय रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि कब कौन सा कदम उठाया जाएगा मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुनासिब रहेगा। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना है, किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ना है। निकाय के चुनाव आगे सर, किसानों को लेकर जो विधेयक जिस तरह से कानून बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में किया, वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक रहा, वो पूरी तरह से असंवैधानिक रहा, वो हर तरीके को हमने विरोध किया है। विधानसभा चुनाव अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा में बहुत कमज़ोर हुई कांग्रेस। किन स्ट्रेटजीज पे बात हुई आज, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है? देखिए, विधानसभा के नतीजे जो थे वो पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है क्यों हुए थे। विंध्य संभाग को टारगेट किया गया था, चाहे जिस तरीके से भी टारगेट हुआ हो, वहाँ के नतीजे हमारे ऐसे आश्चर्यचकित नतीजे थे। जहाँ तक लोकसभा की बात है, जब अमित शाह पहले ही कह दें कि 300 पार, तो भाई आप तो चुनाव लड़ना मुश्किल है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया होना इसका संकेत है कि कोई दूसरा
रोल चलता है, जनता का वोट का रोल नहीं है। जहाँ तक हाल में नगरीय निकाय चुनाव की बात है, वहाँ पर मुकुल वासनिक जी के माध्यम से आज रीवा संभाग के चारों जिलों के लोगों से बातचीत हुई और एक नई ऊर्जा के साथ युवाओं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए नए चेहरों पर जोर किया जाए, ये बात अवश्य निकली है। राहुल भैया, लगातार एक डिमांड उठती है, इलेक्शन जब से ख़त्म हुए विधानसभा के बाद भी ये मांग उठी कि चेंज करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना चाहिए। उस रिफॉर्म की बार बार बात होती है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके चीज़ें रुक जाती हैं। ऐसा नहीं लगता कि उसके कारण भी बहुत सारा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन इत्तेफाक से आज ही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लोगों ने शंका व्यक्त की थी, उनकी बैठक दिल्ली में हुई है और निरंतर बैठक 2-3 दिन होगी। उसके बाद पूरे देश के संगठन के हिसाब से बदलाव आएगा। लोकल लेवल पर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस अलग अलग खेमों में बटी हुई है, तो नगर निगम के इलेक्शन में, निकाय चुनाव में कैसे टारगेट करेंगे, क्योंकि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है? देखिए, जहाँ तक खेमे उमे की बात है, ये बहुत पुरानी बातें हो गई। यदि कांग्रेस अब कमर नहीं कसेगी तो खेमे उमे अपने आप धाराशायी हो जाएंगे। विदेश प्रभारी के सामने घटित इस घटना के बारे में जब पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब प्रशासन से जा रहा है। विनाश काल में जो परिस्थितियां किसी संगठन में बनती हैं वह अब कांग्रेस में साफ दिखने लगी है। इसमें क्या कहना चाहिए? कांग्रेस अब रसातल में जा रही है, तो विनाश काले जो परिस्थितियां किसी संगठन में बनती हैं वो सारी दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि जनता की तरफ से भी रिजेक्ट हो चुके हैं और संगठन में भी इनके बीच में एक का नहीं है, उसी का ये परिणाम है। लेकिन सर, अभी आपको क्या लगता है सर, जैसे चुनाव को लेकर तो जो भी महापौर चुनाव होने वाले हैं, इन मामलों को लेकर दो गुटों में ऐसा विवाद, तो क्या रंजिश समझ में आती है सर आपको कांग्रेस में? रंजिश तो साफ दिख रही है। काफ़ी समय बाद कोरोना काल के बीच स्कूलें खुली और कोरोना वायरस संक्रमण का असर साफ दिखाई दे रहा है। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की नियमित कक्षाओं का फरमान सरकार द्वारा दिया गया और नियमित कक्षाएं लगने प्रयास भी किए गए, लेकिन अभिभावकों में कोरोना का डर अभी भी सता रहा है, जिसका नतीजा है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या न के बराबर है। रीवा शहर के सर्वाधिक छात्र वाले स्कूल शासकीय मार्तंड क्रमांक 1 व शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या विद्यालय में शासन के निर्देश के पालन के सभी चीज़ें नजर आईं, पर जो नहीं नजर आया वह थी छात्रों की संख्या। अब देखना यह है कि निकट भविष्य में स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। प्रस्तुत है मार्तंड क्रमांक 1 के प्राचार्य जीपी उपाध्याय एवं पीके स्कूल के प्राचार्य संतोष कुमार मिश्र से जानकारी के अंश। आज की स्थिति तो ये है कि कक्षा वाइज उपस्थिति जो मेरी क्लास की आज की रही है उसमें आपको बताना चाहूँगा, कक्षा 12 में जिसमें कि 353 बच्चे दर्ज हैं, उनमें से मात्र 26 बच्चे उपस्थित हुए। चूँकि उनके साथ में एक ये शर्त लगी है कि जो सहमति के साथ आए उन्हीं को अलाउ करिए, तो अभिभावकों की सहमति लेकर के केवल 26 बच्चे आए और जिनको हमने कक्षाओं में बैठा करके उनके लिए विधिवत कक्षाएं संचालित कराई। और हम तो अब पर डे यही करेंगे, चाहे जितने भी बच्चे आएँ उनकी नियमित कक्षाएं हम कक्षा 10 और 12 की चलवाएंगे। 9 और 11 के लिए हमने ये बनाया है कि 3 दिन हम 9वीं की कक्षा छात्रों को बुलाएंगे और 3 दिन 11वीं कक्षा के छात्रों को बुलाएंगे। सर, स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं और कितने आ रहे हैं इस समय? स्कूल में जो हमारे यहाँ इस साल दर्ज बच्चों की संख्या है लगभग 1150 बच्चे दर्ज हैं और उनमें से आज हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उपस्थिति है, जिसमें से 12वीं के 26 बच्चे और 10वीं के 47 बच्चे और 11वीं के 19 बच्चे आए हैं। ये आज की सबसे ज़्यादा उपस्थिति है।
हाँ, इस कोरोना के बचाव के लिए जैसा शासन की गाइडलाइन है कि बच्चों को पहले तो उनके अभिभावक की सहमति के आधार पर ही आप अलाउ करें, और बच्चे जब आएँ तो वो आपस में दूरी बना करके रहें। तो उनको बैठाने के लिए भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाते हैं क्लास में। हर कमरे को हम पर डे सैनिटाइज कराते हैं। बच्चे जब आते हैं तो उनकी थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर के द्वारा उनका हाथ धुलवाते हैं। माने सुरक्षा के पूरे इंतजाम करते हैं, और ये मैसेज भी देते हैं अध्यापकों को भी। हमने सम्मेलन के माध्यम से ये कहा है, ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, हम उनको समझाते हैं कि बच्चों का भी स्कूल भेजिए। उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, और फिर भी अभिभावकों की मतलब सहमति नहीं मिल। सर, कोरोना काल के दौरान स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। आज स्कूल का दूसरा दिन है सरकार की। दूसरे दिन स्कूल की क्या पोजीशन है? 10वीं और 12वीं की खास तौर से बताइए। 10वीं में 216 छात्र दर्ज हैं, जिसमें बच्चे आज नहीं आए हैं, है ना। और 12वीं में 439 दर्ज हैं, जिसमें 5 बच्चे कल आए थे, आज एक भी बच्चे नहीं आए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग में क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है। क्या मानते हैं सर, क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं? वजह है कोरोना की वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। ये तो 2 महीने से करीब चल रहा है कि उन बच्चों की सहमत पत्र के आधार पर बच्चों का क्लास चले। बच्चे सहमत पत्र लेकर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इस कारण विद्यालय में बच्चे कम आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। यातायात पुलिस ने डीएसपी मनोज वर्मा के नेतृत्व में यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एनसीसी के छात्रों के साथ हाथों में तख्तियां ले यातायात के नियमों को बताया। इस रैली के माध्यम से दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के फायदे बताए गए व 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर चलाने के लिए फायदे गिनाए गए। वहीं शराब पीकर व तेज गति से वाहन न चलाने के लिए भी सलाह दी गई, ताकि होने वाली दुर्घटनाओं को बचाया जा सके। इस रैली का शुभारंभ टीआरएस कॉलेज से डीएसपी यातायात मनोज वर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई, जो कि विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस टीआरएस कॉलेज में ही समाप्त हुई। प्रस्तुत है एक झलकी सहित डीएसपी यातायात मनोज वर्मा से जानकारी के अंश। सहयोग करिए। दुकानदार भाई ध्यान दें, वाहन और अपना सामान बाहर न फैला के रखें। इन बच्चों की अनुशासन, हमारे टीम के सूबेदारों के डिसिप्लिन को कृपया शहर में एम्प्लाई करेंगे। क्या संदेश दिया? जन जागरूकता रैली आपके सामने एनसीसी के बच्चे और ट्रैफिक पुलिस की मदद से निकाली जा रही है। इसलिए हमारे पुलिस मुख्यालय, हमारे आईजी साहब, एसपी साहब के मार्गदर्शन पे एनसीसी के बच्चों को निवेदन करके बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों की जन जागरूकता का फैलाव, प्रसारण और लोगों के मन में यातायात की कैसे पालन होगी उसका फैलाना हमारा उद्देश्य है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के पहली मंशा ट्रैफिक को ठीक रखना एवं दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 0 करना हमारा टारगेट है। उन टारगेट को पूरा करने में जनता का सहयोग अति आवश्यक है। जनता का सहयोग लेने के लिए यातायात पुलिस ने पंपलेट और तख्तियों के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि 4 व्हील चलाते समय सीट बेल्ट, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग, रॉन्ग साइड पार्किंग ना हो, दूसरे को आवागमन में समस्या ना हो। ये इस रैली का मुख्य उद्देश्य था, जो बहुत ही सफलतापूर्वक आपके शहर में मुख्य चौराहे पर रैली निकाली गई है। आशा करता हूँ आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में यातायात जागरूकता की हमारा उद्देश्य, हमारी रैली का एम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा पहुँचेगी और दुर्घटनाओं पे हम कमी लाएंगे, मृत्यु दर शून्य करने में।
चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरैया गांव में आज सुबह एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। करंट में फंसकर मृत हुए युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करवा दफना दिया गया है। वहीं कपड़ों को पहचान के लिए सुरक्षित रख लिया। चौराटा थाने के द्वारी अमरैया गांव में एक युवक का शव पड़ा मिला। वह एक निर्माणाधीन मकान के पीछे दीवार से चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी छत से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और करंट के झटके से नीचे आ गिरा। सुबह उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव की पहचान के लिए सभी थानों को सूचना भिजवाई। युवक की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वहीं उसके पास से चोरी में प्रयुक्त होने वाले औजार भी मिले। आशंका जताई जा रही है कि उसके लापता होने का परिजन अभी अनभिज्ञ हैं, जिससे किसी भी थाने में शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है। प्रस्तुत है एक झलकी एवं एसआई से जानकारी के अंश। पूरा मामला कैसे घटना हुई थी? हाँ, ये 16 तारीख की बात है। 15-16 के दरमियानी रात एक अज्ञात पुरुष जो 25 वर्ष का था वो तो लौकुश मिश्रा के किराना स्टोर के घर के पास में मिला। बताइए जगह के उसी के पास में बिजली का तार उतार गया, उसी से फंसने में खत्म हो गया। अस्पताल ये नहीं चला थाना हवाले से सूचना नहीं कराया गया। उसका 16 तारीख से मतलब बात व्यक्ति चेक करने के लिए कराया गया। तो शिनाख्त हो नहीं परिजन उपस्थित नहीं हुआ। पश्चात उसका करंट इसको कैसे लगा था? प्रारंभिक जांच में कुछ कारण सामने आए थे क्या? इसके पहले जो है तो LBC ASI थे, उन्होंने उसकी जांच पंचनामा कार्रवाई किए थे। उसमें अभी तक ये है कि वो लड़की के फंसा भी था, वो से जल भी गया था उसका पैर। ठीक, क्या नाम है आपका? ASI सोमनाथ वर्मा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। बसामन मामा गौवंश वन विहार बनेगा देश का मॉडल गौवंश विहार, कहा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने। स्कूलों में दिखी कोरोना की काली छाया, शासन के आदेश के बाद भी नहीं दिखे छात्र। कांग्रेस में घमासान, प्रदेश प्रभारी के सामने वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी। कांग्रेस कमर कसे नहीं तो खेमे में अपने आप धराशायी हो जाएंगे, कहा अजय सिंह राहुल ने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।